उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत। अब साल भर चलेगी चारधाम यात्रा, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। सीएम धामी ने किया देहरादून के जौनसार बावर का दौरा। स्थानीय लोगों से भेंट कर की बातचीत। इलाके में संचालित योजनाओं को लेकर जनता से लिया फीडबैक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की शानदार जीत पर सीएम धामी ने दी खिलाड़ियों को बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, इस शानदार प्रदर्शन के लिए टीम के सभी सदस्यों को बधाई और आगामी मुकाबले के लिए शुभकामनाएं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान दिए अपने बयान को लेकर माफी मांगने मां गंगा के तट पर पहुंचे संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। प्रार्थना के दौरान कही सिर्फ प्रदेश के हित में काम करने की बात। मसूरी में किया गया नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने लिया बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा। मसूरी में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह के दौरान बीजेपी दिग्गजों ने जताया जनता का आभार। निकाय चुनावों में मिली भारी जीत को लेकर दिया धन्यवाद। उत्तराखंड में चल रहे पहाड़ और मैदान के विवाद में महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी की हुई एंट्री। महामंडलेश्वर ने विवाद भुलाकर प्रदेश के हित में काम करने की अपील। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विरोध को लेकर उत्तराखंड के प्रमुख ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने फिर दी जानकारी। कहा, स्मार्ट मीटर लगने से बिजली को लेकर आने वाली कई समस्याओं में कमी आएगी। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर कांग्रेस के विरोध पर बोले बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस के विरोध को बताया नौटंकी। बागेश्वर में स्थानीय लोगों की लापरवाही और मूकदर्शिता के कारण नदियों पर बढ़ता खतरा। नदियों के संरक्षण को लेकर जल्द किया जाएगा जन जागरण अभियान का आयोजन। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमिष सिन्हा और चलिए इस वक्त एक सबसे महत्वपूर्ण खबर की शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। और सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चव्हाण के जी महाराष्ट्र शिव भक्त विलासराव पांगारकर जी और उनके साथियों ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा का कुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान कराया। प्रयागराज और कुंभ स्नान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मुगल काल में जहादियों ने कुंभ स्नान और साधु संतों की शोभा यात्रा पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। हजारों साल पुरानी सनातनी परंपरा पर जहादियों की पाबंदी के विरोध स्वरूप मराठा शासकों ने कुंभ और शोभा यात्रा को सुरक्षा व संरक्षण दिया था, जिसके आशीष फलस्वरूप पेशवाई की गई। पेशवाई से आशय उन धर्म रक्षक मराठा वीरों का सम्मान किया गया जो कुंभ और संतों के संरक्षक बने। आज प्रयाग जी में हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा के स्नान की ये पावन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश चव्हाण की जी और उनके साथ महाराष्ट्र के शिव भक्त और अन्य श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति लेके यहाँ संगम घाट पर आए और महाराज जी के साथ आज हम लोगों ने महाराज जी का और हम अपना भी स्नान कराया। वैसे तो मैं तीसरी बार आया हूँ, लेकिन आज स्पेशली छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति का स्नान कराने के लिए यहाँ संगम घाट पर कुंभ मेले में महाराष्ट्र के सारे जो शिव भक्त है वो मूर्ति लेकर आए थे और मैं दिल्ली से आया और हमने आज यहाँ पर महाराज जी का स्नान करवाया। आप बहुत से कम लोग जानते हैं कि मुगलों ने कुंभ मेले को बंद कराया था, शाही शोभा यात्राएं बंद कराई थी, वह मराठा शासकों ने आकर दोबारा शुरू कराई थी। और इसलिए शाही के बजाय जो पेशवाई कहते हैं वो पेशवा मराठों का सेनापति होता था, इसलिए जो साधुओं की मिलावट होती है, शोभा यात्रा होती है, उसको पेशवाई कहते थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के योद्धाओं ने कराया था। हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति संभाजी महाराज। और चलिए सीधा रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की ओर, जहां पर बजट के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। अक्षय वट कॉरिडोर इनके नेता कहते हैं वो अकबर का किला है। अक्षय वट पहले से है या किला पहले से है? अक्षय वट है। अक्षय वट की अगर आप चर्चा करेंगे तो वेदों में उसकी चर्चा होती है, पुराणों में उसकी चर्चा होती है, अर्वाचीन ग्रंथों में उसकी चर्चा होती है। अकबर का कालखंड कितने समय हुए थे, लेकिन ये कहते हैं कि ये अकबर का किला है। सरस्वती कूप है वहां। सरस्वती कूप के बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी बहती है। अब दृष्टिकोण देखो ना, क्योंकि कभी देखे नहीं। अगर अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण सरकार ने किया, इनको पैसा फालतू लगता है। सरस्वती कूप का कॉरिडोर का निर्माण किया तो ये इनको फालतू लगता है। बड़े लेटे हुए हनुमान जी जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, अगर वह कॉरिडोर का निर्माण किया तो इनको एक पैसा फालतू लगता है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का कॉरिडोर बनाया, भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करके कॉरिडोर बनाया, तो कोई पैसा लगता है। महर्षि भारद्वाज का कॉरिडोर बनाया तो इनको पैसे बेकार लगता है। अगर हमारी सरकार महाराज सोहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाती है, विजय स्मारक बनाती है, तो इनको बेकार लगता है। प्रयागराज में ऐसे 12 स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने महाकुंभ के दौरान किया। इनको एक पैसा लगता था, ये पैसा क्यों खर्च हो रहा है? 200 से अधिक सड़कें वहां बनाई गई, चौड़ी करोड़, सिंगल से डबल लेन, डबल लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, 14 फ्लाईओवर बनाए गए, 9 अंडरपास बनाए गए, बेहतरीन कनेक्टिविटी की गई। अगर वहां पे अवस्थापना सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं होती तो देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु क्या प्रयागराज में आ पाते? और जो भी गया, जिसने भी डुबकी लगाई, वह तारीफ करके जरूर गया, खुश होकर के गया, आशीर्वाद देकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने, भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी के विजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत में बदलने का सबसे उत्तम माध्यम बना है महाकुंभ। और महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो डबल इंजन की सरकार उन सभी श्रद्धालुजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करती है और उनके साथ सरकार खड़ी है। डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, लेकिन इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह तो अब राजनीति से ऊपर उठकर के उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य पर आगे मंथन करने का समय है और उस मंथन के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस विश्वास के साथ। महोदय, जो मैंने आज बताया, ये पंचतीर्थ उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ के कारण बनते हुए नजर आए हैं। ये सभी एक कॉरिडोर, उसमें प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम होते हुए काशी तक के लिए जाता है। एक कॉरिडोर गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में तैयार होता है, अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र में तैयार होता है, लखनऊ और नैमिषारण्य और आसपास के क्षेत्र में, मथुरा वृंदावन और आसपास के क्षेत्र में, ये सभी एक नए कॉरिडोर बने हैं जहां पर आकर के देश और दुनिया का श्रद्धालु लाखों की संख्या में आकर के दर्शन का लाभ भी ले रहा है और उत्तर प्रदेश के बारे में एक अच्छी धारणा बना करके चल रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में पहले लोग अपनी पहचान को छुपाते थे। उत्तर प्रदेश के नाम पर होटल के कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशालाओं में कमरे नहीं मिलते थे। उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के कार्यों के कारण आज उसके सामने पहचान का संकट नहीं आया है। आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बेहतर हुआ है और महाकुंभ ने उसको एक नई ऊंचाई दी, एक नई पहचान दी है। और इसलिए अयोध्या हो या प्रयागराज या काशी या इन सभी तीर्थ स्थलों पर उमड़ता हुआ जन समुदाय या उत्तर प्रदेश के बारे में एक नई सकारात्मक धारणा लेकर के चला है।
और महामंत्री। तो यूपी विधान परिषद से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, और इसी के साथ अब उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और बात उत्तरकाशी की कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा की शुरुआत की गई। यानी अब 4 धाम यात्रा 12 महीने चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीतकालीन यात्रा के शुभारंभ से देवभूमि का तीर्थाटन और पर्यटन और भी सशक्त होगा। इससे न केवल वर्ष भर पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा, बल्कि यहाँ के अनेक पर्यटन स्थल भी प्रचलित होंगे। इसके साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जो इनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे। वहीं शीतकालीन यात्रा शुरू होने से छोटे दुकानदार और व्यवसायी वर्ग को फायदा भी मिल रहा है। सभी लोग इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, शीतकालीन यात्रा से व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा फर्क हो रहा है। मतलब अभी जब से इन्होंने आह्वान किया है तभी से ही मतलब हम ये कह रहे हैं कि पिछले 2 या 3 सालों से हमें ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना ऐसा लग रहा है जैसे मई, जून का महीना, क्योंकि यात्री बहुत बंद नहीं हो रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। हमसे फ़ोन में भी बातचीत होती रहती है, वो हमसे लगातार पूछते रहते हैं होटल खुले हैं या नहीं है, और रास्ते सही है कि नहीं है, बर्फ़ गिरी या नहीं है। जब हम ये मैसेज उनको देते हैं, चाहे इंस्टा के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे फ़ोन के माध्यम से, बहुत उत्सुक होते हैं और उनका रुझान बहुत तेज़ी से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का उत्तरकाशी दौरा स्थगित हो गया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले थे, जो कि स्थगित हो चुका है। 26 और 27 फरवरी ये वो तारीख है जब प्रधानमंत्री मोदी का उत्तरकाशी दौरा संभव है। आपको बता दें, वर्षा और भारी बर्फबारी के पूर्वानुमान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब 6 मार्च को पीएम का उत्तरकाशी दौरा संभावित है। आपको बता दें, 26 और 27 फरवरी को पीएम का उत्तरकाशी दौरा होना था, जो कि अब स्थगित कर दिया गया है, और इसके बाद ये जो तारीख है वो 6 मार्च पर शिफ्ट हो गई है। 6 मार्च को अब प्रधानमंत्री मोदी उत्तरकाशी दौरा करेंगे। बता दें आपको, वर्षा और भारी बर्फबारी के कारण ये स्थगित किया गया है ये दौरा, जो कि 26 और 27 फरवरी को होना था, और बर्फबारी और वर्षा के बाद इसे स्थगित करने के बाद अब ये जो तारीख है ये 6 मार्च को निर्धारित की गई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी दौरे पर रहेंगे। वहीं उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सोमवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विभिन्न समस्यायिक विषयों पर भी चर्चा हुई। ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट के रूप में हुई, जिसमें राज्य के विकास, प्रशासनिक विषयों और विधायी कार्यों पर चर्चा की गई। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के बीच सदन की कार्यवाही, कानून व्यवस्था और उत्तराखंड के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। वहीं बात उधम सिंह नगर की, जहां पर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा विकास खंड के चकरपुर में आगामी महाशिवरात्रि मेले के सफल संचालन को लेकर शिव मेला कमेटी और क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन द्वारा व्यापारियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई। इसी के साथ बैठक में शिव मेला कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट गोपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि 26 फरवरी से बनखंडी महादेव मंदिर परिसर में 12 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले को सफल और व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए व्यापारियों को सभी नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत भी दी गई है। मेला प्रशासन में लगने वाली दुकान है एवं मेला कमेटी के पदाधिकारियों के मध्य
मेला लगने से एक दिन पूर्व हर वर्ष एक सभा होती है, मीटिंग होती है, जिसमें मेला कमेटी दुकानदारों को लगने वाले मेले में जो आवश्यक दिशा निर्देश वो देती है, जिसमें सबसे बड़ी निर्देश होते हैं कि मेला कमेटी में सौहार्द बनाए रखेंगे, किसी प्रकार का मजहबी उन्माद न फैलाएं और किसी प्रकार से मेले में कोई शांति व्यवस्था भंग न करें। दूसरा, मेला कमेटी में लगने वाले मेले में सब पॉलीथीन लगी हुई, वहाँ पर किसी प्रकार से शॉर्ट सर्किट न हो, आगजनी न हो, और मेला परिसर में लगने वाली दुकानों में किसी प्रकार से मतलब मद्यपान निषेध न हो, किसी प्रकार से मीट मांस का उसका प्रयोग न करें, मेला परिसर को शुद्ध बनाए रखेंगे। और इसके साथ ही साथ मेले जितनी दुकानें लगती हैं वो दुकानदार साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपनी गलियों में अपने मतलब दुकानों के आसपास किसी संदिग्ध व्यक्ति को न देखें, अगर देखते हैं तो उसी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। सुरक्षा की दृष्टि से इस समय मेला कमेटी के खुद वॉलंटियर लोग हैं जी, और हमारे पास लगभग एक प्लाटून पीएससी भी आई हुई है जी। इसी तादाद के हिसाब से लगभग खटीमा से करीब 12 पुलिसकर्मी और 4 सब इंस्पेक्टर हैं जी, और पुलिस चौकी के प्रशासन के जितने भी पुलिस कर्मचारी और अधिकारी वो भी मेरा प्रशासन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने दुकान वहीं सरकार स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां जोरों पर है, जिसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। वहीं देहरादून नगर निगम भी इसकी तैयारियों में जुट चुका है। इसके लिए नगर निगम परिसर में स्वच्छता वॉर रूम स्थापित किए गए हैं। शहर की साफ सफाई को प्रत्यक्ष रूप से देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों को सब जोन में बांटा जाएगा। अब तक देहरादून 5 जोन में बांटे गए हैं। ऐसे में हर क्षेत्र बड़ा होता था, जिसके चलते मॉनिटरिंग करना मुश्किल काम होता था, लेकिन अब पूरे शहर को जोन के साथ साथ सब जोन में भी बांटा जाएगा। एक तरह का सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें शीर्ष अधिकारी, नोडल अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक और सफाई निरीक्षक सभी वार्डों का निरीक्षण करेंगे। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि सभी जोन में तैनात हुई टीम सफाई कार्यक्रम पर निगरानी रखेंगी। इसके अलावा लोगों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। जो भारत सरकार के द्वारा ये स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लीनलीनेस सर्वे है। इट्स द लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे ऑफ द वर्ल्ड एंड इसमें दून नगर निगम की जो भी अब तक परफॉर्मेंस रही है उसे न सिर्फ बरकरार रखते हुए प्रयास यही किया जाएगा कि इसमें बहुत अधिक सुधार हम ला सकें, और इसके लिए वृहद स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। जो विभिन्न मानक हैं सर्वेक्षण के, उनको ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाई गई है। प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को इसमें जोड़ा जा सके, जन भागीदारी को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि अब पोर्टल भी हो गया है, खुल गया है फॉर सिटीजन फीडबैक, और उसका लिंक और QR कोड अब उपलब्ध करा दिया गया है। दिस इज़ द QR कोड, और इसका लिंक भी है जिसमें कि जाकर के पब्लिक अपना फीडबैक दे सकती है। तो प्रयास यही है कि जो विभिन्न इसके मानक हैं, जैसे कि सोर्स सेग्रीगेशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके अलावा जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल लेवल असेसमेंट के इस बार काफ़ी अधिक मार्क्स हैं। जो IEC कैंपेन्स किए जाते हैं, जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, तो एडवोकेसी फॉर स्वच्छता के कॉन्शियसनेस को लेकर भी काफ़ी इस बार वेटेज ज़्यादा है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाई गई है, और सभी से अपील है कि इसमें अपने अपने स्तर पर कृपया सहयोग करें और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए सभी के लिए प्रेरणा का भी एक स्रोत आप बने। और चलिए अब बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पौड़ी नगर के कंडोलिया मैदान में आयोजित भर्ती परीक्षा में पहले दिन 500 के सापेक्ष 372 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया। भर्ती समिति के सदस्य तुषार बोरा ने बताया कि पौड़ी जिले में
3707 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है, जिसमें हर दिन 500 अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए बुलाया गया है। बताया है उन्होंने कि पहले दिन 372 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। भर्ती प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू की जा रही है, जिसमें सबसे पहले अभ्यर्थियों के शैक्षिक और अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। इसके बाद अभ्यर्थियों की नापतोल, बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनअप, दंड बैठक शामिल है। इन सभी शारीरिक परीक्षाओं को पास करने के बाद अभ्यर्थियों को कंडोलिया टेका मोटर मार्ग पर टेका से कंडोलिया तक की दौड़ करवाई जा रही है। बताया जा रहा है कि भर्ती की शारीरिक परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची अंत में प्रकाशित की जाएगी। वहीं पुलिस विभाग की ओर से भर्ती को लेकर करीब 100 पुलिस अफसर और कार्मिक तैनात किए गए हैं। वहीं शारीरिक दक्षता परीक्षा में किसी कारणवश उपस्थिति या घायल होने वाले अभ्यर्थियों को 4 मार्च को शारीरिक दक्षता के लिए फिर से बुलाया जाएगा। पुरुषों की ये भर्ती है। कुल हमारे पौड़ी क्षेत्र में 3707 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, फार्म भरे गए हैं, जिसमें कि 24 तारीख से लेकर ये 4 तारीख तक की भर्तियाँ का आयोजन है मार्च तक के लिए। और ये हर दिन के हिसाब से आज 500 लोगों को पार्टिसिपेंट के लिए बुलाया गया था, जिसमें 370 पार्टिसिपेंट उपस्थित हुए। चलिए एसएसपी महोदय के आदेश पर और निर्देश पर ये सब कार्रवाई हो रही है पूरी इनकी देखरेख पे। और इसमें हर एक के वीडियोग्राफी और हर उसमें इवेंट की वीडियोग्राफी और वो हो रही है और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ पूरा कार्रवाई होगी। ये जो 5-6 इवेंट में है, जैसे पहले हम ये चेस्ट और उसकी हाइट नाप रहे हैं। उसके बाद उसके हमारे पे बॉल थ्रो का है, बॉल थ्रो के बाद उसके लॉन्ग जंप और ये इवेंट दंड, और उसके बाद बीम हिम चिनअप के बाद उसके लास्ट इवेंट में दौड़ में होगा। दौड़ ये टेका रोड पे है, 3 किलोमीटर का यहाँ से हमने ट्रैक बनाया हुआ है। उसको भी कैटेगराइज बैच करा गया है, जो जिस पे एक्सीलेंट पे आएगा तो एक्सीलेंट उसको कैटेगराइज में करके हमने वो कराया। हाँ, ये बच्चों में तो बहुत ही उत्साह है, लेकिन ये बच्चे एक्चुअल में क्या है, सभी पौड़ी क्षेत्र के हैं, तो बहुत जगह से इधर उधर से सब लगे जो बाहर रह रहे हैं तो वो भी आए हैं इस उत्साह के लिए। तो आप इवन दिल्ली से भी लोग जो बच्चे रह रहे हैं तो वो यहाँ रहने वाले हैं, तो उन्होंने यहाँ का फार्म भरा है। उन्हें बहुत उत्साह है पुलिस के उसमें, एक डिसिप्लिन फोर्स है और वो है, और इसमें उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, तो हम भी उनका पूरा सहयोग है हमारे साथ। दरअसल हम इसके मतलब इंतजार तो काफ़ी समय से था, क्योंकि बीच में उत्तराखंड में ऐसा है कि अब कोई भर्ती का ऐसा नहीं है कि अब कभी तो नोटिफिकेशन निकलता है, फिर महीनों बाद उसमें कुछ प्रोसेस वगैरह में भी दिक्कतें वगैरह चलती रहती हैं। और रोजगार के लिए भी उत्तराखंड में, जैसे आपने सही कहा कि माध्यम एक तो आर्मी है हमारा और एक पुलिस है, और इसके अलावा एक तीसरी चीज़ है वो तो है होटल। तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से हम तैयारी कर रहे थे, तो इससे पहले हम आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तो आर्मी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी इसकी थोड़ा बहुत तैयारी भी हो गई, पुलिस के साथ में तैयारी। वहीं खटीमा से खबर आ रही है, जहां की खटीमा के क्षेत्र के पकड़िया बंगाली कॉलोनी में शिव भक्तों द्वारा मंदिर परिसर में कांवरियों के भोजन और रुकने की व्यवस्था की गई। दरअसल माधव टांडा पुरनपुर की तरफ से आने से कांवरिया मेला घाट रोड से होकर हरिद्वार को निकलते हैं, जिसको देखते हुए बंगाली कॉलोनी के स्थानीय निवासी शिव भक्तों द्वारा हरिद्वार जाने वाले कांवरियों के स्वागत और रुकने के लिए भोजन और रुकने की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर खटीमा क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी मंदिर परिसर में शिवरात्रि के पूर्व संध्या पर मंदिर में कीर्तन भजन के साथ साथ लंगर की भी व्यवस्था की गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जितने भी कांवरिया हरिद्वार को यहां से निकलेंगे, सबके लिए भोजन और रात्रि को रुकने के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो बता दें आपको, महाशिवरात्रि को लेकर के भोजन की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था की जा रही है। और खटीमा से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर खटीमा क्षेत्र के पकड़िया बंगाली कॉलोनी में शिव भक्तों द्वारा मंदिर परिसर में कांवरियों के भोजन और रुकने की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ माधव टांडा पूरनपुर की तरफ से आने से कांवरिया मेला घाट रोड से होकर हरिद्वार को निकलते हैं, जिसको देखते हुए बंगाली कॉलोनी के स्थानीय निवासी शिव भक्तों द्वारा हरिद्वार जाने वाले कांवरियों के स्वागत और रुकने के लिए भोजन और रुकने की व्यवस्था भी की गई है। इस मौके पर खटीमा क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी मंदिर परिसर में शिवरात्रि के पूर्व संध्या पर मंदिर में कीर्तन और भजन के साथ साथ लंगर का भी आयोजन किया गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जितने भी कांवरिया हरिद्वार को यहां से निकलेंगे, सबके लिए भोजन
और रात्रि में रुकने की व्यवस्था की जाएगी। ये नीलकंठ हरिद्वार से जब कांवर लेके आते हैं, ये खड्डी में इनको रोका जाता है। इनके लिए भी खाने की व्यवस्था, रोकने की व्यवस्था, जैसे फलिया हो गया, पूरनपुर हो गया और रामनगरा हो गया, कविया हो गया, ये हर जगह के लोग यहाँ पे रोके जाते हैं। इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं तो कर रहा हूँ ये इस बार या हजारों की भीड़ में, तो कर रहा हूँ लाखों की भीड़ में है, फिर भी इनके लिए हम खटिमा वासी इनके लिए व्यवस्था करेंगे खाने की और रोकने की। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 26 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके बाद इसके अलावा 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। लेकिन 26 तारीख से जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम तक की जो बारिश है वो गढ़वाल क्षेत्र में आपको 26 शाम रात से दिन से वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो कुमाऊं क्षेत्र के भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट उनमें भी कहीं कहीं पर जो है, जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उनमें मिलेंगी 26 को भी जो है। जब आप 27 को जा रहे हैं तो रेनफॉल एक्टिविटी में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 27 तारीख को जो है हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। और इसी तरह जो 28 तारीख को भी है, उस दिन भी जो है अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। जब आप अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 27 से 28 को, तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र रहेंगे 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर के, तो वहाँ पे आपको जो है अच्छी बर्फबारी मिलेगी। और उसमें आप ये कह सकते हैं जो हैवी स्नोफॉल भी है वो भी कहीं कहीं पर 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हैवी स्नोफॉल भी कहीं कहीं पर वो मिलेगी 27 और 28 तारीख को। इसके अलावा अगर भारी बारिश की बात करें तो वहाँ अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं कहीं पर भारी बारिश भी, जो लोअर हाइट्स के एरियाज है उनमें कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी 27-28 में एका दुक्का जगहों में मिलनी चाहिए इनर डिस्ट्रिक्ट्स में। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।